हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश चौहान आज आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ हिस्ट्री का, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि फ्रांस में क्लास 9th में हम लोग देखे थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने के बाद मोनार्की सिस्टम को रिमूव किया गया था, वहाँ डेमोक्रेसी आया था। अब जैसे ही ये न्यूज़ पूरे फ्रांस के आसपास में के देशों में फैलने लगा, तो यूरोप के लोग भी ये सोचने लगे कि भाई जब फ्रांस में लोग डिक्टेटर या मोनार्की को हटा सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं हटा सकते। ठीक है, जिसको देखते ही फ्रांस को देखते ही यूरोप में भी नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होने लगी, जागने लगी। अब क्या हुआ था वहाँ रियलिटी में, वो हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर का शुरुआत होता है 1848 से। ठीक है, 1848 से, और एक फ्रेंच साइन आर्टिस्ट से जिसका नाम है फेडरिक सोरियो। अब देखिए, फेडरिक सोरियो जो है ना, वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। उन्होंने यूरोप को ना एक अलग ही भावना से देखा। ठीक है, मतलब उनके माइंड में ये जागा कि यूरोप जो है मेरा, अगर डेमोक्रेटिक हो जाए तो वो कैसा लगेगा। इस चीज़ को उन्होंने पिक्चर का रूप दिया और इसके मुताबिक उन्होंने 4 पिक्चर बनाए। ठीक है, 4 पिक्चर में से एक पिक्चर सेलेक्ट हुआ, द पैक्ट बिटवीन द नेशन, और वो कुछ इस टाइप का पिक्चर है। इस टाइप का क्या, यही पिक्चर है। ठीक है, द पैक्ट बिटवीन द नेशन। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग नेशन जो है ना, वो क्या कर रहा है, फ्रीडम की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी हम लोग देख रहे हैं, उसके हैंड में एक टॉर्च है। ठीक है, ये टॉर्च लोगों को इनलाइटेंड कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है कि बढ़िए आप लोग फ्रीडम की ओर। यहाँ पे मोनार्कियल वेस्ट है पूरा। ठीक है, मोनार्कीज को हटा कर यहाँ पे हटा दिया गया है। अब जब लोग आज़ादी की मतलब की ओर बढ़ रहे हैं, फ्रीडम की ओर बढ़ रहे हैं, ये देख के ऊपर के जो गॉड हैं, भगवान हैं, वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा लैंग्वेज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देख लें कि क्या है, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, लिबर्टी के हाथ में एक टॉर्च है, टॉर्च। ठीक है, ये टॉर्च आदमियों को इनलाइटेंड कर रहा है। इसके अलावा उस स्टैचू पे ह्यूमन राइट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ब्रोकन वेस्ट है मोनार्की का। इसमें देखो क्या है कि इन दिस ही शोन डैट द ऑल पीपल्स आर थ्रोइंग द मोनार्कियल वेस्ट। इसमें वो दिखाएं कि जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने वो मोनार्कियल वेस्ट को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, और फ्रीडम की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये देख के जो गवर्नमेंट गॉड है ना, वो स्काई से, ऊपर से उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था पिक्चर्स के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब हम लोग बात करें कि फ्रांस में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद क्या सिचुएशन रहा, कैसा रहा सोसाइटी। तो 1789 में, ठीक है, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 इम्पैक्टेड द यूरोप। 1789 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप में पड़ा। ठीक है, अब जैसे कि फ्रांस में बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आया था। पहला चीज़, जो पावर है ना, वो मोनार्की से सीधे ट्रांसफ़र हो गया कॉमन व्यक्तियों पे, कॉमन लोगों के पास, कॉमन सिटीजन्स के पास। ट्राई कलर, 3 रंग का फ्लैग चूज़ किया गया फ्रांस के लिए। फ्रेंच लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया गया नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, एक न्यू नेशनल एंथम कंपोज किया गया, ओथ लिया गया। ठीक है, एक स्टेट जनरल बना। ठीक है, उस स्टेट जनरल का नाम क्या पड़ा, नेशनल असेंबली। समझ में आया ये चीज़। इसके अलावा देखें तो जितना भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ था, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ का मतलब जब कोई भी पर्सन गुड्स बेचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो उनको हेवी टैक्स पे करना पड़ता था। तो वो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को एबॉलिश कर दिया गया, टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, एक आइडियाज़ लाया गया जिसको फ्रांस में ला पैट्राई कहते हैं, और हम लोग फादरलैंड, द फादरलैंड, मतलब देशभक्ति की भावना लोगों में जागने लगी। ठीक है, लोगों को ये बताया जाने लगा कि ये जो ज़मीन है वो हमारा है। ठीक है, ये जो कंट्री है वो हमारा कंट्री है, हम यहाँ के सिटीज़न हैं। ठीक है,
एक न्यू वेट का नया सिस्टम सब लागू हुआ, ठीक है, मेज़र करने का एक नया नया तरीका सब आया। ये सब कुछ चेंजेस थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में आए थे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करें कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस में चेंजेस तो आया, लेकिन फ्रांस में कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट रन नहीं कर रहा था, कोई पावरफुल गवर्नमेंट रन नहीं कर रहा था, जिसके कारण जो आर्मी था ना, आर्मी सोचा कि क्यों ना फ्रांस को हम टेक ओवर कर ले। तो आर्मी का सबसे पावरफुल जो लीडर था वो था तुम्हारा 1799 में एंट्री हुआ द रेन ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट का, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया कि फ्रांस से फिर से डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप ले आया, ठीक है। लेकिन शुरुआत में जब नेपोलियन आया ना, तो नेपोलियन कुछ चेंजेस लाया, ठीक है, फ्रांस में कुछ चेंजेस लाया। उन चेंजेस को यहाँ पे सिविल कोड ऑफ 1804 कहा गया या नेपोलियनिक कोड कहा गया। चेंजेस क्या था कि पहला चीज़ तो उन्होंने कानून के नज़र में सभी को इक्वलिटी, बराबरी का अधिकार दिलवाया। राइट टू प्रॉपर्टी दिया, मतलब जिसका प्रॉपर्टी है उसी का अधिकार होगा उस पर। फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि जितने भी बड़े बड़े ज़मींदार सब थे वो क्या करते थे, पीजेंट्स को ज़बरदस्ती काम करवाते थे फ्री में, बेगारी का, ठीक है ये चीज़, और खुद प्रॉफिट अर्न करते थे। उस चीज़ को बैन करवाया गया। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम लाया गया, वेट का नया सिस्टम लाया गया, ठीक है, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन ख़त्म किया गया। तो ये सब कुछ काम था ना जो थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा था नेपोलियन, ठीक है, जिसके कारण यूरोप के अलावा उसके नेबर में जितने जितने कंट्री थे ना, वो सब चाह रहे थे कि मेरे यहाँ नेपोलियन आ जाए। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, होलैंड, ब्रुसेल्स, वार्शो, ये सब देश चाह रहा था ना कि भाई नेपोलियन मेरे यहाँ भी आ जाए। क्यों? क्योंकि नेपोलियन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा लीडर है, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया बदलाव किया है। अब ये सब तो था नेपोलियन का मेरिट। अब आते हैं थोड़ा सा नेपोलियन के हम लोग डिमेरिट पे, कि नेपोलियन का कुछ डिमेरिट भी था जिसके कारण लोग फिर बाद में उससे नफरत भी करने लगे। पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, किसी को पॉलिटिकली सरकार बनाने का अधिकार नहीं था। टैक्सेशन इसने इंक्रीज कर दिया गया। सेंसरशिप को इसको ये लागू कर दिया। सेंसरशिप मतलब प्रेस पे सेंसरशिप ला दिया कि मेरे बारे में कुछ गलत नहीं छापोगे, ठीक है, अगर छापोगे तो हम बंद करवा देंगे, इस टाइप का। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शंस इनटू फ्रेंच आर्मीज, फ्रेंच आर्मीज में ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती करने लगा। तो ये सब कुछ ऐसे रीज़न थे जिसके कारण नेपोलियन को फिर से पीपल जो हैं वो हेट करने लगे, नफरत करने लगे, ठीक है। अब आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म की भावना कैसे आई? तो 18th सेंचुरी में अगर हम लोग बात करें तो कोई नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट मतलब सिंपली उस कंट्री को हम लोग कहेंगे जिसमें सेम लैंग्वेज, कॉमन कल्चर और कॉमन आइडेंटिटी फॉलो हो, ठीक है, जहाँ के लोग का लैंग्वेज कॉमन हो, आइडेंटिटी कॉमन हो, कल्चर कॉमन हो, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, नेशन स्टेट। जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इंडिया, ठीक है, ये सब। अब यहाँ पे यूरोप के एक एम्पायर का बात किया गया है जिसका नाम है हैब्सबर्ग एम्पायर। यहाँ पे क्या लफड़ा था, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें यहाँ पे अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग पीपल्स रहते थे जिनका आइडिया, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज सब अलग था। ये जो एम्पायर था ना वो बहुत ही डाइवर्स एम्पायर था, क्योंकि इसमें सब अलग अलग प्रकार के लोग रहा करते थे, ठीक है, जिनका सोच और मानसिकता एक नहीं था कभी भी। समझ में आया यहाँ तक? अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो यूरोप में अगर हम लोग बात करें ना तो शुरुआत में दो ही टाइप के लोग रहते थे, एक तो एरिस्टोक्रेट्स, एक पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली वेल्दी पीपल्स होते थे, जितने भी अमीर लोग होते थे सोसाइटी के सबको एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी था, जिनका शहर में घर था, ठीक है, ये लोग सोशली और पॉलिटिकली बहुत ही पावरफुल होते थे, और अमीर के परिवार में अमीरे का शादी होता था, ठीक है, तो मैरिज से ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है, और सबका जो जीने का तरीका है वो एक जैसा होता था, यानी यूनाइटेड रहता था, और ये यूरोप में संख्या में कम थे। दूसरे तरफ थे पीजेंट्स लोग। पीजेंट्स अगर हम लोग बात करें तो सोसाइटी के जितने भी गरीब लोग थे
उनको पीजेंट्स कहा जाता था, जिनके पास ज़्यादा लैंड नहीं था, जो जिनके पास लैंड भी था तो वो लोग अपर क्लास एरिस्टोक्रेट्स और क्लर्जी वगैरह लोग छीन लेते थे। लैंडलेस लेबर सब आते थे इसमें, ठीक है, मेजॉरिटी में थे लेकिन पावरफुल नहीं थे। बाद में होता क्या है कि फ्रांस यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुआ, रेल नेटवर्क्स आया, तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज जब बनने आया तो एक नया क्लास जुड़ गया सोसाइटी में, जिसका नाम पड़ा मिडिल क्लास, मिड 18th सेंचुरी में। अब मिडिल क्लास क्या थे ना कि ना ही ज़्यादा अमीर थे ना ही ज़्यादा गरीब थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, ज़्यादातर बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। अब इस क्लास का मोटिव क्या था कि आइडिया क्या था इनका? पहला आइडिया था कि नेशन यूनिटी, ये चाहते थे कि लोगों को एक करें, सभी नेशन को हम एक साथ करें। दूसरा चीज़ इनका मानना था कि लिबरल नेशनलिज्म होना चाहिए, यानी कि लोगों को थोड़ा सा फ्रीडम होना चाहिए बोलने का, ठीक है, काम करने का, ये चीज़। तो लिबरल नेशनलिज्म कहता क्या? लिबरल नेशनलिज्म एक लैटिन वर्ड है, लिबरे से आया, जिसका मतलब होता है फ्री। तो लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया क्या क्या था कि एरिस्टोक्रेसी रूल ख़त्म कीजिए, भाई जो अमीरों का रूल है उसको ख़त्म कीजिए, ऐसा सरकार लाइए जो लोगों के मर्जी से चले, सभी लोगों को फ्रीडम होना चाहिए, सभी लोग कानून के नज़र में बराबर होने चाहिए, क्लर्जिकल यानी चर्चेज वगैरह का प्रिविलेजेस को ख़त्म कीजिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन लाइए जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट उसी के अनुकूल वर्क करे। अब इन मिडिल क्लास का भी अपना एक डिमेरिट था। डिमेरिट क्या था कि ये लोग वुमेन्स को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, और ये लोग जब आए ना तो सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिलवाया, उन्हीं मेंस को, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी होता था। तो इन दोनों डिसीजन के कारण हुआ क्या कि वैसे मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था और वुमेन, ये सब प्रोटेस्ट करने लगी। तो यूरोप में पहला प्रॉब्लम तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि जैसा कि अभी हम लोग बात किए थे हैब्सबर्ग एम्पायर का, तो होता क्या था कि जितने भी ट्रेडर्स थे वो हैब्सबर्ग से न्यूरेनबर्ग आते थे व्यापार करने। तो हैब्सबर्ग से न्यूरेनबर्ग आने में उनको लगभग 11 बैरियर्स को सामना करना पड़ता था। 11 बैरियर्स क्रॉस करते हुए वो जाते थे और हर एक बैरियर्स पे लगभग 5% का टैक्स वो पे करते हुए जाते थे, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि उस टाइम में 30 तरह के अलग अलग करेंसीज चलता था और हर एक बैरियर पे उन लोगों को करेंसीज बदलवाना पड़ता था, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम था उस टाइम के यूरोप में। अब 1834 में अगर हम लोग बात करें तो एक कस्टम यूनियन सेटअप हुआ, ठीक है, कस्टम यूनियन सेटअप हुआ जिसका नाम पड़ा ज़ोल्वरीन। अब ज़ोल्वरीन सबसे पहले प्रूसिया में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे जर्मनी और बाकी सब स्टेट्स में ज्वाइन होने लगा। ज़ोल्वरीन का काम क्या था? पहला तो जो भी 11 जगह पर टैरिफ बैरियर्स देते थे ना, इसको ख़त्म किया गया। 11 जगह पर जो ट्रेडर्स लोग टैक्स देते थे उसको बैन किया गया। 30 तरह के करेंसीज को बदल दिया गया 2 तरह के करेंसीज में। इसके अलावा रेल नेटवर्क्स डेवलप किया गया, ठीक है, ताकि ट्रेडर्स लोग आसानी से व्यापार कर सकें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद एक न्यू कंजर्वेटिव लोग आ गए, ठीक है, एक नए ग्रुप आ गए। 1815 में हुआ क्या कि 1815 में नेपोलियन, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, इन सब के बीच में लड़ाई हुआ, बैटल हुआ, और इस बैटल को नाम दिया गया बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, जिसमें एक तरफ नेपोलियन था और एक तरफ ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया था, ठीक है। हुआ क्या था कि नेपोलियन को मतलब कहे तो एक पावरफुल बनने का बहुत इच्छा था, जिसके कारण जो है ना नेपोलियन जो है धीरे धीरे यूरोप के आसपास सभी कंट्रीज़ को कैप्चर करते चल जा रहा था। बाय मिस्टेक वो रशिया को कैप्चर करने गया तो रशिया को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, तो रशिया, ब्रिटेन, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया की मदद से नेपोलियन को ही हरा दिया और नेपोलियन इसमें हार गया। अब हुआ कि नेपोलियन जब हारा तो ब्रिटेन, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया और रशिया जीत गया। तो इन्हीं लोगों को क्या कहा गया? कंजर्वेटिव्स कहा गया। अब ये लोग जो आए ना, इन्हीं लोगों को क्या कहा गया? कंजर्वेटिव्स कहा गया। अब कंजर्वेटिव्स भी हम लोग 9th में पढ़े थे कि कैसे लोग होते थे। तो वैसे लोग होते थे बेसिकली जो चाहते ही नहीं थे कि सोसाइटी में चेंजेज आए, ठीक है। और ये लोग जो है ना अब धीरे धीरे कंजर्वेटिज्म लाने लगे।
कंजर्वेटिज्म क्या होता है कि नेपोलियन जो जो चेंज लाया था उन सब को वो वापस से बदलने लगे। जैसे नेपोलियन मोनार्की को हटा दिया था, ये लोग फिर से मोनार्की ले आए। नेपोलियन चर्चेस से पावर छीन लिया था, ये लोग फिर से चर्च को पावर दे दिए। नेपोलियन जब आया तो सोशल हायरार्की ख़त्म हो गया था, ये लोग फिर से सोशल हायरार्की में लोगों को ला दिए। नेपोलियन जब आया था तो एरिस्टोक्रेटिक रूल ख़त्म हो गया था, ये लोग फिर से रीइस्टेब्लिश्ड कर दिए। ठीक है, इन लोगों ने भी सेंसरशिप को अडॉप्ट किया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस सब के अलावा ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया में एक ट्रीटी साइन हुआ। ठीक है, 1815 में। इस ट्रीटी का नाम पड़ा ट्रीटी ऑफ वेना। अब ये ट्रीटी ऑफ वेना जो है ना, इसको होस्ट कौन कर रहा था, तो होस्ट कर रहे थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मार्टिनिच। ठीक है, ये होस्ट कर रहे थे। ट्रीटी ऑफ वेना देखो क्या कहता है। ट्रीटी ऑफ वेना में कहा गया कि कुछ शर्तें रखा गया। ये लोग आपस में ट्रीटी किया था, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया। शर्त क्या रखा गया इस ट्रीटी में? हुआ क्या कि जो बॉर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था फ्रांस से, उसको फिर से रीस्टोर किया जाए। ठीक है, दूसरा चीज़, फ्रांस के बाउंड्रीज पे छोटे छोटे स्टेट्स यानी कि आर्मी अपना रख दिया जाए ताकि फ्रांस आगे फिर बाद में एक्सपैंड कर सके। ऑस्ट्रिया को मिल गया नॉर्थ इटली। ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया बोला हमको नॉर्थ इटली दे दो भाई। रशिया बोला हमको पोलैंड दे दो। ठीक है, प्रूसिया बोला कि हमको वेस्टर्न साइड का जो इम्पोर्टेंट टेरिटरीज है वो दे दो। तो ये सब चीज़ था ट्रीटी ऑफ वेना में। ठीक है, बस एक चीज़ ये लोग नेपोलियन का चेंज नहीं किया, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। 39 स्टेट्स को जो एक साथ करके रखा था नेपोलियन, उसको ये लोग अनटच्ड रहने दिया। ठीक है, वो बोला कि नहीं ठीक है, जो किया था नेपोलियन ये काम थोड़ा ठीक करके गया। तो ट्रीटी ऑफ वेना के बाद यूरोप पे पूरा पावर किसका आ गया? मोनार्की का। ठीक है, और यहाँ पे कंजर्वेटिज्म क्या आ गया? पावर में आ गया। अब इन चीज़ को देखते हुए ना, जो लोग कंजर्वेटिज्म को फॉलो नहीं करना चाह रहे थे वो लोग ग्रो करने लगे। यानी कि अब एक नए लोग आ गए जिनको नाम हम लोग दिए रिवॉल्यूशनरीज। रिवॉल्यूशनरीज बेसिकली होते कौन लोग थे? तो बहुत सारे ऐसे लिबरल नेशनलिज्म होते थे ना जो कंजर्वेटिज्म से खुश नहीं थे। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि कंजर्वेटिज्म लोग लाए। तो 1850 के बाद बहुत सारे लिबरल नेशनलिज्म जो है ना वो अंडरग्राउंड हो गए। वो बोले भाई सामने से हम लड़ तो सकते नहीं हैं, तो कुछ हम लोग पीठ पीछे ही काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इन लोगों ने ना सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन लोगों को चाहिए था आज़ादी। किससे? मोनार्की से। और क्या चाहते थे कि ऑटोक्रेटिक रूल ख़त्म हो जाए। अब इसी में एक फेमस रिवॉल्यूशनरीज हैं जिसका नाम है गुसिपी मजीनी। थोड़ा सा हम लोग गुसिपी मजीनी के बारे में जान लें। तो गुसिपी मजीनी का जन्म जो है जिनोवा में हुआ था 1807 में। ये एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। ठीक है, ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे जिसका नाम था कार्बोनरी। गुसिपी मजीनी दो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करते हैं। एक का नाम देते हैं वो यंग इटली जो कि मार्सलीज में था, एक देते हैं यंग यूरोप जो बर्ने में था। और इन दोनों में पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के यंग पर्सन्स, यंग मेन सब थे। ठीक है, इन दोनों सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर। अब गुसिपी मजीनी का था कि भाई इटली को जो है ना यूनिफाई करना होगा किसी तरह। ठीक है, एक साथ लाना होगा इटली को। ठीक है, तभी तो कुछ काम बनेगा। इसके बाद हम लोग बाकी अपना अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक इसको आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और उन लोगों तक शेयर कीजिए जो थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हैं। और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इजी है, एकदम एज अ स्टोरी के रूप में आप इसको देखिए। कम देर का वीडियो है, आपको आसान समझ में आएगा। ठीक है।